जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे आप लोग और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। उत्तर प्रदेश SI का पेपर तो आप लोगों का हो गया। पेपर तो बहुत आसान आया था। पेपर का लेवल देखने से यही समझ में आ रहा है कि मेरिट बहुत हाई जाएगी। अब कितना जाएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी पिछले बार का जो SI का पेपर था उसके कंपेयर में इस बार जो SI का पेपर था वो बहुत ही आसान था। तो ठीक है, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं भारत का, और इस कड़ी में हम लोग धीरे धीरे नागरिकता में प्रवेश कर चुके हैं। और नागरिकता की एक क्लास हो गई है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताया था। और यहां पे नागरिकता की ये दूसरी क्लास है, और इस क्लास में हम लोग नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नागरिकता, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नागरिकता भाग 2 में है, और इसका प्रावधान आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक किया गया है। और यहां से क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप का बन ही जाता है, कभी ना कभी वनडे एग्जाम देंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो जो नागरिकता की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी नागरिकता की बात को इस भी क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहां पे बात आती है नागरिकता की, कि नागरिकता कैसे हासिल की जाएगी, नागरिकता की कैसे समाप्ति हो सकती है। इन सारी पहलुओं पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है कि संविधान में हमारे जो नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है, ये सारे प्रावधान जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो नागरिकता का कार्यक्रम किया गया, ये सारे प्रावधान उसी से संबंधित हैं। मतलब संविधान लागू होने के टाइम नागरिकता का जो कार्य किया गया वह आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के तहत ही किया गया। अगर वर्तमान में नागरिकता संबंधी कोई भी कार्य किया जाता है तो वह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही किया जाता है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कब कब कौन कौन सा संशोधन हुआ इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अनुच्छेद जो 11 है उसमें दिया गया है कि नागरिकता अर्जन हो चाहे समाप्ति हो, चाहे नागरिकता से संबंधित कोई भी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। और वर्तमान में इसी अधिनियम के तहत नागरिकता या तो ली जाती है, या तो दी जाती है, या छीनी जाती है। तो पहले यहां पे हम लोग नागरिकता को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। नागरिकता को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला संविधान प्रारंभ, के समय नागरिकता की बात करेंगे हम लोग, और दूसरा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम लोग। तो जो संविधान प्रारंभ हुआ था, इस समय नागरिकता के बारे में जानने के लिए हम लोग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का अध्ययन करेंगे। और वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान किए जाते हैं वह
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही किया जाता है। इसमें कई बार संशोधन हुआ है, तो जब हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे तो इस बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन से चीजें कब कब शामिल की गई। तो यहां पे हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे कि जब संविधान का प्रारंभ हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम नागरिकता भारतीय संविधान में कैसे दी गई थी। तो यहां पे हम लोग अनुच्छेद 5 को पढ़ेंगे। ये मार्कर लग रहा है हल्का हो जा रहा है, इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अनुच्छेद हम लोग 5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात ये आती है कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान दिए गए हैं वह जब संविधान लागू हुआ था उस समय के प्रावधान, उस टाइम कैसे नागरिकता ली गई, कैसे छीनी गई, उस बारे में दिया गया है। वर्तमान टाइम में नागरिकता का सारा कार्य भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होता है। इस चीज के लिए आप लोग कंफर्म रहेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है यह बताता है कि संविधान का जब प्रारंभ हुआ अर्थात संविधान जब लागू हुआ तो अधिवास के आधार पे नागरिकता का प्रावधान किया गया। अधिवास मतलब डोमिसाइल के आधार पे, और उसमें 3 शर्तें रखी गई, और इन 3 शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त फॉलो हो रही होगी तो उसे भारत का उसे नागरिक मान लिया जाएगा। उसमें पहली शर्त यह दी गई कि जो भी व्यक्ति जिसको भारत की नागरिकता है दी जानी है संविधान प्रारंभ होने के टाइम अर्थात संविधान लागू होने के टाइम अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले तक की बात की जा रही है। तो पहली कंडीशन यह रखी गई कि वह भारत में जन्मा हो। दूसरी कंडीशन यह रखी गई कि अगर वह भारत में नहीं जन्मा है तो उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। और तीसरी कंडीशन यह रखी गई मित्रों कि वह संविधान लागू होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। इन 3 शर्तों को थोपा गया। तो अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 5 में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, यह अधिवास के आधार पर संविधान प्रारंभ होने के टाइम नागरिकता का प्रावधान करता है, और यह 3 शर्तों पर आधारित प्रावधान है। इसमें से कोई एक भी शर्त अगर उस टाइम जो इंसान फॉलो किया होगा तो वह भारत का नागरिक मान लिया गया होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि संविधान प्रारंभ होने के टाइम अधिवास के आधार पर नागरिकता। इसमें पहली कंडीशन यह रखी गई कि वह भारत में जन्मा हो,
या अगली कंडीशन ये रखी गई कि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों, या अगली कंडीशन यह रखी गई कि संविधान लागू होने से पूर्व होने तक वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अगर इन तीनों शर्तों में से कोई एक भी शर्त फॉलो होगी तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो अगर ये पूछे आपसे क्वेश्चन, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में किया गया है, तो अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 के तहत किया गया है। ठीक है, तो यहां पे संविधान प्रारंभ होने के समय अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात अनुच्छेद 5 में की गई है और इसमें 3 कंडीशन दी गई है कि या तो वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या तो उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या तो संविधान लागू होने तक वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी फॉलो हो रही होगी तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा या भारत की नागरिकता उसे दे दी गई होगी। अब यहां पे देखिए अधिवास और निवास में बेसिक सा डिफरेंस। अधिवास और निवास, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, अधिवास का मतलब होता है कि अस्थायी रूप से निवास। मान लीजिए कि कोई विदेशी भारत में घूमने के लिए आता है और वह कुछ दिनों के लिए भारत में रह रहा है, तो वह तो अस्थायी निवास नहीं है उसका, तो वह निवासी में गिना जाएगा लेकिन अधिवासी में नहीं गिना जाएगा। वो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अधिवास मतलब कि वह अस्थायी तौर पर हमारे देश में रह रहा हो और रहने की इच्छा हो उसकी, लेकिन निवास में अस्थायी तौर पे नहीं रह रहा है, तो वह निवास के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही बेसिक सा डिफरेंस है। तो इसमें अधिवास में अगर बात करेंगे तो अस्थायी निवास, और इसमें आप कह सकते हैं कि अस्थायी निवास का भाव आता है। अधिवास में अस्थायी निवास की भावना प्रबल होती है जबकि निवास में अस्थायी निवास की भावना प्रबल होती है। जैसे कि अधिवास का मतलब कि वह भारत, जिसे मान लीजिए कि वह भारत में ही घर बना के अपना रह रहा है, यहाँ पे अस्थायी तौर पे रह रहा है, तो उसके लिए हम निवास का प्रयोग करेंगे, और जहां पे अस्थायी तौर पे रह रहा है उसके लिए अधिवास का प्रयोग करेंगे। तो ये अनुच्छेद 5 हो गया। एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि संविधान के प्रारंभ होने के टाइम अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 के तहत किया जाता है। इसमें 3 शर्तों के तहत नागरिकता प्रदान की गई। पहला कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या तो उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या संविधान लागू होने से पूर्व वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इसके बाद अनुच्छेद आता है 6। देखिए,
अनुच्छेद 6। और अनुच्छेद जो 6 है, यह पाकिस्तान से जो भारत आए जो भी व्यक्ति, बंटवारा हो गया, मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हो गया, तो विभाजन के बाद जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान से विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत जो भी व्यक्ति आए उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रबंध अनुच्छेद 6 के तहत किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं, तो आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 6 में किए गए हैं। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात अनुच्छेद 6 में की गई है। ठीक है, देखिए इसमें यह बताया गया कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से भारत आया कोई, तो उसको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी। तो इसमें यह बताया गया कि या तो वह व्यक्ति स्वयं अविभाजित भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता जन्मे हो, या दादा दादी जन्मे हो। इनमें से किसी का जन्म अगर भारत में हुआ होगा तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें पहली बात यह रखी गई, जो पाकिस्तान से भारत आए उनके नागरिकता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अनुच्छेद 6 में। इसमें पहली बात यह रखी गई, अर्थात पहली शर्त यह रखी गई कि जो भी लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको जो नागरिकता देने का कार्य है वह इस बेस पे किया जाएगा कि पहले देखा जाएगा कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा है, या अगर उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हैं तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसमें यदि व्यक्ति स्वयं या तो उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, तो उसे भारत की नागरिकता पाकिस्तान से आने पर दे दी जाएगी। और दूसरी शर्त यह रखी गई, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, भारत आया है, तो नागरिकता आवेदन से पहले 6 माह तक भारत में रहा हो। इस बात को समझिए। देखिए पहली बात कि जो लोग भी पाकिस्तान से भारत आए उनके संबंध में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में किए गए हैं।
इसमें पहली बात यह रखी गई कि या तो वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, या उसके दादा दादी भारत में जन्मे हो। इस बेस पे उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। और दूसरी कंडीशन यह रखी गई कि अगर 19 जुलाई 1948 से बाद वह व्यक्ति भारत में आ रहा है तो 6 माह वह निवास करेगा, उसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इन दो बेसिस पे अनुच्छेद 6 में प्रावधान किए गए। अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि ये 19 जुलाई 1948 कौन सी डेट आ गई है बीच में। तो देखिए हुआ क्या था कि 19 जुलाई 1948 से पहले जिसका मन कर रहा था वो भारत से पाकिस्तान रहने को चला जा रहा था, और जिसका मन कर रहा था वो पाकिस्तान से भारत रहने को आ जा रहा था। लेकिन 19 जुलाई 1948 से परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत बहुत बड़ा है पाकिस्तान के कंपेयर में, ठीक है, तो हम भारत को बड़ा बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है या कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आता है तो अब उसे परमिट लेना अनिवार्य हो जाएगा। कब से? 19 जुलाई 1948 से। तो यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो वह नागरिकता का जब भी आवेदन करेगा तो आवेदन से पहले वो 6 माह तक कम से कम भारत में रह चुका हो, तभी वह परमिट के आधार पे नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएगा। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 6 की। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7। अब देखिए अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता की बात की गई 3 कंडीशंस के आधार पे। अब अनुच्छेद जो 7 है वह उनके नागरिकता का प्रावधान किया जो भारत से पाकिस्तान गए। अनुच्छेद 6 में हम किसकी बात कर रहे हैं? एकदम क्रम से बैठा लेंगे आप लोग दिमाग में तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 5 अधिवास के आधार पे, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत आए उनकी नागरिकता का प्रावधान, और अनुच्छेद 7 भारत से जो पाकिस्तान गए तथा पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आ गए। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 7 कह रहा है कि यदि भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया तथा पुनः वह पाकिस्तान से भारत वापस आ गया तो उसके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 7 में किए गए हैं। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि पहली चीज इसमें यह बताई गई, कंफर्म की गई कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है तो जैसे ही भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी और पुनः भारत वापस आ जाता है, और पुनः वह भारत वापस आ जाता है तो वह 6 माह भारत में रहेगा और उसके बाद नागरिकता हेतु आवेदन करेगा तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। पहली बात यह रखी गई, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से पुनः भारत वापस आ जाता है
तो भारत में जब वापस आएगा, दोबारा भारत में हुआ तो 6 माह रहेगा पहले वो, और 6 माह रहने के बाद तब वह नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तब उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। और दूसरी बात इसमें यह रखी गई कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में वापस आता है तो परमिट, उसके बाद 6 माह भारत में निवास करेगा और उसके बाद तो आवेदन करेगा वह नागरिकता के लिए। ये 2 बातों का जिक्र किया गया, तो यहां पे हम लोग नोट कर लेते हैं। वे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत वापस लौट आए, इनके नागरिकता का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 7 में किया गया है। और इसमें क्या बताया गया दोस्तों, तो इसमें पहली बात यह की गई कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए तथा पुनः भारत आ गए, वापस आ गए, तो इनको जो नागरिकता का प्रावधान किया गया वह यह बताया गया कि ये 6 माह तक वापस आने के बाद भारत में रहेंगे, उसके बाद नागरिकता हेतु आवेदन करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को? एकदम एक एक चीज मैं क्लियर लिख दे रहा हूं। और दूसरी बात इसमें यह बताई गई कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद वापस भारत आता है तो परमिट प्लस 6 माह निवास और प्लस आवेदन, ये सारी चीजें जरूरी होंगी। मतलब क्या है, पहली कंडीशन ये है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया और पुनः भारत वापस आ गया। तो जब पुनः वापस आ गया तो 6 माह तक जब भारत में वह रह लेगा तो नागरिकता के लिए आवेदन कर देगा वो। दूसरी कंडीशन यह रखी गई कि 19 जुलाई 1948 के बाद वह अगर भारत में वापस आया है तो पहले तो जो परमिट मिली होगी उसे आने के लिए भारत में, वह परमिट प्लस 6 माह भारत में रहेगा और उसके बाद तो आवेदन करेगा वह भारत में नागरिकता हेतु। तो यह हो गई अनुच्छेद 7 की बात। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 देखिए, अनुच्छेद जो 8 है वह विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ऐसे भारतीय लोग जो अन्य देशों में जाके रह रहे हैं
पाकिस्तान में नहीं, अन्य देशों में, अदर कंट्रीज में हुआ क्या था कि जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके शासन से त्रस्त होकर देश को छोड़ दिए। तो हैं तो वो भारतीय ओरिजिन के ही, भारतीय उत्पत्ति के हैं, भारतीय उद्भव के ही हैं, उनका मूल भारत ही है। तो वैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय उद्भव के हैं और विदेशों में रह रहे हैं, उनकी जो नागरिकता का प्रावधान है वह अनुच्छेद 8 के तहत किया गया है। और इसमें बताया गया क्या लिखेंगे, विदेशों में रह रहे भारतीय उद्भव या मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान यह अनुच्छेद 8 में किया गया है। इसमें पहली बात यह बताई गई कि जो व्यक्ति है भारतीय मूल का, व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी, कोई भी अगर भारतीय मूल का होगा तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जा सकती है आवेदन के आधार पे। तो यहां पे आवेदन जरूरी है, ठीक। तो अनुच्छेद 5 में हमने क्या बताया कि अधिवास के आधार पे संविधान प्रारंभ होने के टाइम नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में हमने बताया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंधी नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में हमने बताया भारत से पाकिस्तान गए और पुनः वापस भारत आने वाले लोगों के नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 8 में हम बता रहे हैं विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान। तो इसमें हमने बताया कि वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, या तो वह, या तो उसके माता पिता, या तो उसके दादा दादी, कोई भी भारतीय मूल के हैं तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है आवेदन के आधार पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 9 के बारे में। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 9 है उसमें यह बात बताई गई कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अगर ग्रहण करता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है मित्रों। तो अनुच्छेद 9 में बताया गया है, अनुच्छेद 9 आर्टिकल 9 में यह बात कही गई है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो लिख लेंगे इसको, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है
तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। अर्थात 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये चारों भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान कर रहे थे, जबकि अनुच्छेद 9 भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान बता रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 अर्थात आर्टिकल 10। अनुच्छेद 9 में हमने देख लिया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 में कौन सी बात कही गई है? तो अनुच्छेद 10 में दोस्तों यह बात बताई गई कि संविधान प्रारंभ के समय जो भी नागरिक बने उनकी नागरिकता संसद विधि के अधीन रहेगी। मतलब संसद चाहेगी तो नागरिकता विधि बना के समाप्त कर सकती है, और संसद चाहेगी तो अगर कोई ठोस कारण रहेगा तो समाप्त भी कर सकती है और नहीं भी समाप्त कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 10 में यह बात कही गई है कि संविधान प्रारंभ होने के समय जो भी व्यक्ति नागरिक बने थे वह संसद विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। संसद विधि के अधीन जोड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि भविष्य में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे आपकी नागरिकता छीनी जाए तो वह विधि के अधीन रहेंगे आप, अर्थात छीनी जा सकती है। तो इसको लिख लेंगे, संविधान प्रारंभ होने के समय बने नागरिक संसद विधि के अधीन नागरिक बने रहेंगे। नागरिक बने रहेंगे। तो यह बात अनुच्छेद 10 में कर दी गई। इसके बाद अनुच्छेद 11 की बात आती है। अनुच्छेद 11 और आज की क्लास का और नागरिकता चैप्टर का यह लास्ट अनुच्छेद है। इसके बाद हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ेंगे, कैसे नागरिकता ली जाती है, कैसे नागरिकता छीनी जाती है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद जो 11 है उसमें यह बात कही गई, यह बात बताई गई कि जो भी नागरिकता का अर्जन है या नागरिकता की समाप्ति है या नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है उसको बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं मैं कि नागरिकता के अर्जन या समाप्ति या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान या विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी।
और इसी विधि का प्रयोग करते हुए अर्थात अनुच्छेद 11 का ही प्रयोग करते हुए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया गया। इसमें बहुत सारे संशोधन भी हो चुके हैं। 1986 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ, 2019 में हुआ। लेटेस्ट जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो लेटेस्ट संशोधन है वह 2019 में हुआ था, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बोलते हैं हम लोग, CAA। बहुत बवाल भी हुआ था जब यह बिल लाया गया था, यह एक्ट जब लाया गया था। तो उस एक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे वहां पे कि क्या चीजें हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि नागरिकता अर्जन या समाप्ति या संबंधी विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। और इसमें अब तक 9 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला 1957 में हुआ, दूसरा 1960 में हुआ, तीसरा 1985 में हुआ, चौथा 1986 में हुआ, पांचवा 1992 में हुआ, छठा 2003 में हुआ, सातवां 2005 में हुआ, आठवां 2015 में हुआ और नौवां 2019 में हुआ। तो यह हो गई अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की यात्रा। और ये 5 से 11 तक की जो यात्रा है वह संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता की बात की गई उससे संबंधित यह है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के लागू होने के टाइम, और इसी के कड़ी में हमने बताया अनुच्छेद 5, जिसमें हमने बात की कि संविधान लागू होने के टाइम अधिवास के आधार पर नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया। और इसमें 3 शर्तें रखी गई, या तो वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, या तो उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, और या तो वह लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। इसके बाद अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई। उसके बाद अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान तथा पुनः भारत वापस आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बात की गई। इसके बाद अनुच्छेद 8 में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के बारे में बात की गई। इसके बाद अनुच्छेद 9 में यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10 में हमने यह बात की कि संविधान प्रारंभ होने के समय जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वह संसद विधि के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 में हमने बताया कि नागरिकता का चाहे अर्जन हो, चाहे समाप्ति हो, या चाहे नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान हो, उसको लाने या बनाने की जो शक्ति होगी वह संसद के पास होगी। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें अब तक 9 बार संशोधन हो चुका है। और अंतिम बार जो संशोधन था वह 2019 में हुआ था। तो
तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेहनत अच्छी लगी हो या लग रही हो तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो किसी क्लास को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है उनके तक यह क्लास जा सके और वह इस क्लास को लेके अपने जानकारी में चार चांद लगा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।